नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र PGCAR MTT 031 अनुवाद एवं रूपांतरण के विविध आयाम खंड 2 रूपांतरण अवधारणा एवं आयाम इकाई 5 रूपांतरण संकल्पना एवं स्वरूप 5.0 उद्देश्य प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के बाद आप रूपांतरण का अर्थ और जीव विज्ञान समाजशास्त्र आदि विभिन्न क्षेत्रों संदर्भों में इसके प्रयोग की व्याप्ति के बारे में जान सकेंगे। अनुवाद के एक प्रकार के रूप में रूपांतरण के अर्थ और आयामों से परिचित हो सकेंगे। यह जान सकेंगे कि रूपांतरण की आवश्यकता क्यों होती है और इसमें समतुल्यता के प्रश्न को किस नजरिए से देखा जाता है। रूपांतरणकर्ता के लिए अपेक्षित गुणों से अवगत हो सकेंगे। 5.1 प्रस्तावना अनुवाद एवं रूपांतरण के आयाम से संबंधित प्रस्तुत पाठ्यक्रम में आपको मुख्य रूप से अनुवाद, रूपांतरण एवं अंतर्माध्यम अनुवाद की अवधारणाओं और इनके आयामों से परिचित कराया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हमने खंड 1 में अनुवाद के अवधारणागत आयामों पर चर्चा की है। उसमें जहां अनुवाद के अर्थ, स्वरूप एवं महत्व के साथ साथ उसके प्रकार एवं क्षेत्र बताए हैं, वहीं अनुवाद की प्रक्रिया, प्रविधि और चुनौतियों को भी अध्ययन का विषय बनाया है। इस खंड की अंतिम इकाई में अनुवाद के उभरते मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। इस खंड का अध्ययन करने के बाद आपको अनुवाद के इन सभी परिप्रेक्ष्यों की स्पष्ट रूप से जानकारी हो गई होगी। पाठ्यक्रम का यह दूसरा खंड रूपांतरण की अवधारणा और उसके आयामों पर केंद्रित है। इन पर विचार करते समय हम आपको रूपांतरण की संकल्पना एवं स्वरूप से परिचित करा रहे हैं। प्रस्तुत इकाई में सबसे पहले आपको यह बताया जा रहा है कि रूपांतरण एडैप्टेशन से क्या अभिप्राय है। रूपांतरण शब्द प्रयोग की व्याप्ति की जानकारी दी जा रही है। इस संदर्भ में हम विचार करें तो रूपांतरण को जीव विज्ञान के संदर्भ में देखा जा सकता है और इसका अपना समाजशास्त्रीय संदर्भ भी है। इसके अलावा सर्जनात्मक कर्म के संदर्भ में रूपांतरण एक विशेष आयाम लिए हुए है, तो माध्यम परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी रूपांतरण की चर्चा की जाती है। इसके अलावा मुख्य आयाम यह भी है कि रूपांतरण अनुवाद का एक प्रकार विशेष भी और विधा भी। तात्पर्य यह है कि अनुवाद में रूपांतरण को भी व्यवहार में लाया जाता है। इसलिए इस इकाई में आपको अनुवाद के एक प्रकार के रूप में रूपांतरण के अर्थ, स्वरूप और आयामों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा इस इकाई में यह भी बताया जा रहा है कि रूपांतरण की आवश्यकता क्यों होती है। वहीं यहाँ आपको इस मूलभूत प्रश्न से भी साक्षात कराया जा रहा है कि रूपांतरण मूल सृजन कर्म है या कृत्रिम कार्य व्यापार। इस इकाई के अंत में रूपांतरणकर्ता के लिए अपेक्षित गुणों की भी चर्चा की गई है, जिनके आलोक में कोई भी अनुवादक एक अच्छा रूपांतरणकर्ता सिद्ध हो सकता। आइए अब हम सबसे पहले रूपांतरण के अर्थ से परिचित हों। 5.2 रूपांतरण एडैप्टेशन से अभिप्राय रूपांतरण शब्द रूप और अंतरण से मिलकर बना शब्द है। शाब्दिक अर्थ के धरातल पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि रूप का अंतरण अथवा रूप में बदलाव रूपांतरण कहलाता है। हिंदी में रूपांतरण के अलावा अनुकूलन, रूपांतर और समायोजन आदि शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। रूपांतरण अंग्रेजी के एडैप्टेशन शब्द के समतुल्य प्रयुक्त किया जाता है। एडैप्टेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन एडैप्टो से हुई है और यह एडजस्ट, मॉडिफाई एवं फिट के अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। अंग्रेजी में इसे एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन और चेंज के अर्थ संदर्भ में व्यवहार में लाया जाता है। वैसे जब हम रूप शब्द का प्रयोग करते हैं तो दृश्यमानता की ओर संकेत करता है, इसलिए रूप का अंतरण विभिन्न स्तरों का संकेत है।
इस अपने संज्ञा रूप में रूपांतरण अथवा अडैप्टेशन शब्द किसी चीज अथवा स्थिति को अनुकूलित करना, परिवेश या स्थिति के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करना और अपने पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन करने से संबंधित है। अपने व्यापक अर्थ में रूपांतरण भी इन्हीं संदर्भों को समाहित किए हुए हैं। ये संदर्भ रूपांतरण शब्द प्रयोग की विभिन्न विषयों अथवा संदर्भों का आयाम लिए हुए हैं, इसलिए इन पर विचार करना जरूरी है। आइए सबसे पहले इसी पक्ष को देखें। 5.3 रूपांतरण शब्द प्रयोग की व्याप्ति। रूपांतरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी चीज अथवा स्थिति को अनुकूलित करना, परिवेश या स्थिति के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करना और अपने पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन करने से संबंधित है। इसलिए इस शब्द को जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, रचनात्मक कर्म और साहित्यिक संदर्भों आदि में व्यवहार में लाया जाता है। रूपांतरण की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन संदर्भों में रूपांतरण के अर्थ को जानना जरूरी है। इसलिए इन पर क्रमशः विचार किया जा रहा है। 5 मार्च 2001 रूपांतरण, जीव विज्ञान का संदर्भ। रूपांतरण की जीव विज्ञान और विशेष तौर पर वनस्पति विज्ञान विषय में चर्चा मिलती है। वैसे ज्ञान अनुशासन की इस शाखा के संदर्भ में एडैप्टेशन के संदर्भ में अनुकूलन शब्द भी व्यवहार में लाया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन विषयों में रूपांतरण और अनुकूलन शब्द को अक्सर पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार विषाणु अर्थात वायरस से लेकर सभी जीवों का पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के प्रति निरंतर अनुक्रिया रिस्पॉन्स प्रकट करने अथवा तालमेल स्थापित करने अर्थात समायोजन करने से अनुकूलन की स्थिति बनती है। जीव अनुकूलन के द्वारा ही पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों बटा विभिन्नताओं के प्रति अनुक्रिया प्रकट करता है। फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में एडैप्टेशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी विशेष पर्यावरण में रहने के लिए अपने को उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया का नाम ही अनुकूलन रूपांतरण है। एडैप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फिटनेस टू लिव इन अ गिवन एनवायरनमेंट। तीन अनुकूल पर्यावरण में ही जीव का समुचित विकास हो पाता है और प्रतिकूल पर्यावरण में जीव का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पशुजगत तो पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर होता है, जबकि पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की तुलना में मानव में रूपांतरण की क्षमता अधिक होती है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों अथवा विभिन्नताओं के प्रति जीव सामान्यतः भौतिक, जैविक एवं सामाजिक अनुकूलन रूपांतरण द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करते हैं, समायोजन करते हैं। इनमें से भौतिक अनुकूलन फिजिकल एडैप्टेशन प्राकृतिक दशाओं एवं शक्तियों से अनुकूलन से संबंधित है, जिसमें प्राणी का अनिवार्य रूप से स्वयं को भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाना होता है। यह अनुकूलन रूपांतरण जन्मजात होता है। इसी प्रकार जैविक अनुकूलन बायोलॉजिकल एडैप्टेशन भी जन्मजात होता है। भौतिक अनुकूलन की भांति इसे प्राणिशास्त्रीय अनुकूलन अथवा प्राणिशास्त्रीय रूपांतरण भी कहा जाता है। जैविक अनुकूलन से हमारा तात्पर्य यह है कि जीवन का एक विशिष्ट रूप एक विशिष्ट पर्यावरण में ही जीवित रहने योग्य या उन्नति करने योग्य बनाया गया है, अर्थात प्रत्येक प्राणी एक विशेष पर्यावरण में जीवित रह सकता है, फल फूल सकता है और प्रगति कर सकता है। उसके अभाव में उसकी मृत्यु भी संभव है। समाजशास्त्र M.A. गुप्ता और D.D. शर्मा 387 मछली का पानी में ही जीवित रह पाना जैविक अनुकूलन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। किंतु मनुष्य इस जैविक अनुकूलन रूपांतरण के प्रति अनुक्रिया करता है। अन्य ग्रहों पर जीव की खोज के प्रयास में मानव द्वारा ऑक्सीजन साथ ले जाना स्वयं को जैविक पर्यावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास ही कहा जाएगा। 5 मार्च 2002 रूपांतरण का समाजशास्त्रीय संदर्भ। रूपांतरण का समाजशास्त्र से भी संबंध है। मनुष्य सामाजिक अनुकूलन भी करता है।
समाज के साथ उसका अनुकूलन वास्तव में सामाजिक परिवेश और संदर्भ में व्यक्ति का स्वयं को समायोजन करना है। इसलिए ज्ञान अनुशासन की इस शाखा विशेष के संदर्भ में एडैप्टेशन के संदर्भ में समायोजन शब्द भी व्यवहार में लाया जाता है। सामाजिक अनुकूलन समायोजन रूपांतरण केवल मानवरूपी जीव से ही संबंधित है, पेड़ पौधों पशु पक्षियों से इसका कोई संबंध नहीं। इस समायोजन के दौरान मनुष्य स्वयं को संस्कृति सभ्यता एवं समाज विशेष के अनुसार ढाल लेता है और जीवन मूल्यों के अनुरूप आचरण करने लगता है। मनुष्य यह समायोजन समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा करता है। J.H. फिशर का कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनसे अनुकूलन या कहा जा सकता है कि समायोजन करना सीखता है। सोशियोलॉजी P22 समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य को जैविक बायोलॉजिकल प्राणी से सामाजिक सोशल प्राणी में बदल देती है। मनुष्य द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से बिताने के लिए सामाजिक समायोजन आवश्यक होता है। तथ्य यह है कि वर्तमान समाज पूर्वकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से नियंत्रित होता है। प्रकृति के सभी प्राणियों में से मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास सामाजिक विरासत सोशल हेरिटेज होती है। समय के साथ साथ सामाजिक विरासत का वर्तमान समाज के साथ स्वयं को अनुकूलित समायोजित करता चलता रहता है। वैसे भी जब यह कहा जाता है कि लोगों की वांछित जीवन शैली और वास्तविक संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतराल की वजह से हमें अपनी जीवन शैली में समायोजन करना पड़ता है, तो इसमें समाजशास्त्रीय दृष्टि अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रूपांतरण अनुकूलन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार व्यवहार में क्रमिक रूप से परिवर्तन लाने से संबंधित हो जाता है और इस तरह यह सामाजिक विज्ञान विषय की एक शाखा विशेष अर्थात समाजशास्त्र के संदर्भ में भी व्यवहृत होता नजर आता है। 3.3 सर्जनात्मक लेखन कर्म के संदर्भ में रूपांतरण का विस्तार हमें रचनात्मक संदर्भ में भी नजर आता है। रचनात्मक संदर्भ का अर्थ यह है कि किसी भी विधा में साहित्यिक सर्जनात्मक कर्म को संशोधित परिवर्धित या फिर परिवर्तित रूप साहित्य की ही किसी दूसरी विधा में समायोजित करना। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि सर्जनात्मक कर्म संबंधी इस समायोजन कार्य के दौरान भाषा के स्तर पर कोई परिवर्तन आदि नहीं किया जाता, केवल एक विधा से दूसरी विधा में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी भाषा में रचित उपन्यास कहानी नाटक आदि किसी भी साहित्यिक विधा में रचित साहित्य को उसी भाषा की किसी अन्य साहित्यिक विधा में परिवर्तित करना रूपांतरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए किसी एक भाषा में लिखे उपन्यास अथवा कहानी को उसी भाषा में नाट्य रूपांतरित करना या फिर किसी गद्य रचना का पद्य में अथवा पद्य का गद्य में रूपांतरित करना। जैसे शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों को चार्ल्स लैब और मैरी लंब ने गद्यात्मक रूप देते हुए कहानियों में रूपांतरित किया था। यह गद्यात्मक रूप टेल्स ऑफ शेक्सपियर शीर्षक से 1807 में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह रूपांतरण साहित्य की एक विधा से साहित्य की दूसरी विधा में अंतरण से ही संबंधित है। विधा संबंधी परिवर्तन के कारण इसे अंतर्विधात्मक रूपांतरण इंटरजॉनर एडैप्टेशन कहा जा सकता है। सर्जनात्मक साहित्य का बड़े पैमाने पर अंतर्विधात्मक रूपांतरण किया जाता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण आयाम की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह रूपांतरण किसी भाषा विशेष की एक साहित्यिक विधा में रचित साहित्य को उसी भाषा की अन्य साहित्यिक विधा में परिवर्तित किया जाता है। विधा परिवर्तन का यह प्रयास कलात्मक होता है और इसके लिए रूपांतरणकर्ता में अत्यंत निपुणता की आवश्यकता होती है। इस निपुणता को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सर्जनात्मक कौशल तो अपेक्षित होता है, लेकिन भाषा का ज्ञान वही बना रहता है। यानी रूपांतरणकर्ता अपने स्रोत भाषा को ही भिन्न विधा में सर्जनात्मक अभिव्यक्ति का आधार बनाता चलता है।
वहीं यदि यह अंतर्विधात्मक रूपांतरण एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाए तो रूपांतरणकर्ता को दो भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। 5 मार्च 2004 माध्यम परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में रूपांतरण मानव भाव विचार की अभिव्यक्ति को लिखित श्रव्य और दृश्य श्रव्य आदि माध्यमों से स्वर प्राप्त होता है। साहित्य रचना कर्म के रूप में यह अभिव्यक्ति लिखित माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम है और टेलीविजन तथा सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम। ये माध्यम जनसंचार मीडिया के क्षेत्र से संबंधित हैं। रचनात्मक कर्म को अनुकूलित करने की प्रक्रिया का विस्तार हमें माध्यम परिवर्तन के तौर पर भी मिलता है। इसका अर्थ यह है कि लिखित माध्यम में नजर आने वाली किसी साहित्यिक रचना का माध्यम बदलना। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी एक माध्यम में रचित सर्जनात्मक कर्म को संशोधित, परिवर्धित या फिर परिवर्तित रूप में दूसरे माध्यम में समायोजित करके प्रस्तुत करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माध्यम परिवर्तन करते हुए इस समायोजन कार्य के दौरान भाषा के स्तर पर कोई परिवर्तन आदि नहीं किया, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन किया जाता है। आमतौर पर यह परिवर्तन लिखित से श्रव्य या दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, भाषा विशेष में रचित उपन्यास, कहानी, नाटक आदि किसी भी साहित्यिक विधा में रचित साहित्य को उसी भाषा में फिल्म, टेलीविजन सीरियल आदि में फिल्मांकित करना या फिर उसकी रंगमंचीय प्रस्तुति करना। नाटक आदि की रेडियो नाटक के रूप में प्रस्तुति भी माध्यम परिवर्तन के रूप में अनुकूलन का ही उदाहरण है। इस प्रकार के माध्यम परिवर्तन के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का विष्णु प्रभाकर द्वारा होरी के नाम से नाट्य रूपांतरण अथवा मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में के नाट्य रूपांतरण का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास मृगनयनी का टेलीविजन धारावाहिक के रूप में प्रसारण वास्तव में उपन्यासों कहानियों के दृश्य रूपांतरण का प्रमाण है। चूंकि इस प्रकार के रूपांतरण में माध्यम परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसे अंतर माध्यम रूपांतरण इंटर मीडियम अडैप्टेशन भी कहा जा सकता है। 5 मार्च 2005 अनुवाद में रूपांतरण शब्द प्रयोग का विस्तार हमें अनुवाद के संदर्भ में भी नजर आता है, लेकिन दो संदर्भों में। इनमें से एक अनुवाद शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग करने से जुड़ा हुआ है और दूसरा अनुवाद के एक प्रकार के रूप में। इन दोनों ही संदर्भों में रूपांतरण पर इकाई के अगले भाग में विचार किया जा रहा है। 5.4 अनुवाद में रूपांतरण का संदर्भ। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम 01 की इकाई 1 अनुवाद के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप में आप यह पढ़ चुके हैं कि अनुवाद शब्द का क्या अर्थ है। उसमें आपको यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ट्रांसलेशन के हिंदी पर्याय के रूप में अनुवाद के अलावा अनुवचन, अनुवाक, पश्चात कथन, टीका, भाषा, भाषानुवाद, आवृत्ति, सार्थक आवृत्ति, तर्जुमा, उल्था आदि शब्दों को प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन भारतीय संदर्भ में पिछले कुछ समय से ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनुवाद शब्द के स्थान पर अन्य पर्याय प्रयोगों को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है। इनमें से जिस शब्द के प्रयोग का ज्यादा उल्लेख किया जाता है वह है रूपांतर। उल्लेखनीय यह भी है कि यह रूपांतर शब्द अनुवाद के एक प्रकार विशेष के रूप में भी प्रयुक्त होता नजर आता है। इसलिए इन दोनों ही संदर्भों में रूपांतरण पर विचार करना जरूरी है। 5 अप्रैल 2001 रूपांतरण अनुवाद शब्द के पर्याय के रूप में। अनुवाद व्यवहार तथा अनुवाद सिद्धांत विवेचन में अक्सर रूपांतरण शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो अनुवाद का भी सही अर्थ है कि एक भाषा में अभिव्यक्त किए गए कथ्य, भाव, विचार आदि को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। कथ्य की दूसरी भाषा में यह अभिव्यक्ति में भाषा अंतरित हो जाती है, यानी उसका रूप बदल जाता है। इसलिए अनुवाद को रूपांतरण भी कह दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वास्तविक अनुवाद की संज्ञा प्राप्त ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया के दौरान किसी एक भाषा में व्यक्त विचार अथवा भाव को दूसरी भाषा में फिर से व्यक्त किया जाता है।
एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों की यह अभिव्यक्ति यात्रा 3 आधारभूत तत्वों के जरिए तय हो पाती है: विचार अथवा कथ्य संदेश। कथन की भाषा अर्थात स्रोत भाषा और कथ्य को अंतरित करने की भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा। ट्रांसलेशन इन्हीं तीनों तत्वों से संपन्न हो पाता है। अनुवाद कर्म में स्रोत भाषा और पाठ का प्रतिपाद्य विषय ही अनुवादक का केंद्रीय सरोकार होता है और उसे मूल पाठ के प्रति एकनिष्ठ मूलनिष्ठ रहते हुए अनुदित पाठ को मौलिक पाठ की भांति सहज और स्वाभाविक स्वरूप वाला बोधगम्य पाठ बनाना होता है। इस स्थिति में मूल पाठ के प्रति निष्ठा को बनाए रखना और यथासंभव उसे बिना किसी तरह की विशेष हानि पहुंचाए दूसरी भाषा में मूल के आशय को संप्रेषित करना ही अनुवादक का दायित्व होता है। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में विचार या कथ्य तो यथावत बना रहता है और भाषा का माध्यम बदल जाता है, वह स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरित हो जाता है। देखा जाए तो इस प्रक्रिया के मूल का रूप अंतरित हो जाता है। इसलिए भाषा के अंतरण अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा पाठ का रूप बदल जाता है। इसलिए अनुवाद शब्द प्रयुक्त करने के स्थान पर रूपांतर या रूपांतरण शब्द प्रयुक्त करने के पक्ष में विचार हमारे सामने आते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जीव विज्ञान विशेष तौर पर वनस्पति विज्ञान समाजशास्त्र सर्जनात्मक लेखन कर्म माध्यम परिवर्तन आदि विविध विषयों या क्षेत्रों में व्यवहृत होने वाले रूपांतर शब्द को जब हम अनुवाद के संदर्भ में देखते हैं तो यह स्रोत भाषा पाठ के सभी रूपों के अंतरण से संबंधित व्यापक आयाम को लिए हुए हैं। वैसे तो जब रूप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह दृश्यमानता की ओर संकेत करता है। भाषा के स्तर पर यह दृश्यमानता लिखित रूप का संकेत करती है, जबकि रूपांतर के संदर्भ में यह विभिन्न स्तरों की संकेत है। रूपांतर के विभिन्न स्तरों में स्रोत भाषा पाठ का लक्ष्य भाषा पाठ रूप में अंतरण, स्रोत पाठ रूप की लक्ष्य भाषिक मंचीय प्रस्तुति और स्रोत पाठ का लक्ष्य भाषिक स्क्रीन या फिल्म रूपांतरण जैसे स्टीरियोटाइप पक्ष शामिल हैं। वैसे इन सभी संदर्भों में स्रोत पाठ की स्रोत भाषा के ही अन्य पाठ रूप सोर्स टेक्स्ट टू एंडर सोर्स टेक्स्ट में स्रोत भाषिक मंचीय प्रस्तुति और स्क्रीन अथवा फिल्मांतरण जैसे रूपांतरण भी शामिल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन गतिविधियों में भाषा के स्तर पर रूप का अंतरण न होकर केवल विधा या माध्यम में परिवर्तन किया जाता है। इस बारे में भाग 5.6 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 5 अप्रैल 2002 रूपांतरण अनुवाद के एक प्रकार विशेष के रूप में अब तक की गई चर्चा के आधार पर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि रूपांतरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका एक प्रकार भाषिक अनुवाद भी है। रूपांतरण की प्रक्रिया में भाषा और विषयवस्तु के साथ साथ स्रोत भाषा पाठ का लक्ष्य भाषा पाठ रूप में अंतरण, स्रोत पाठ रूप की लक्ष्य भाषिक मंचीय प्रस्तुति और स्रोत पाठ का लक्ष्य भाषिक स्क्रीन या फिल्म रूपांतरण जैसे स्टीरियोटाइप पक्षों का तो अंतरण किया ही जाता है। साथ ही इसमें स्रोत भाषा पाठ को स्थानीयकृत देशीकृत रूप देना या फिर उसका विनियोगीकरण एप्रोप्रिएशन करना जैसे स्तर भी शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें विधा और प्रारूप फॉर्मेट के अंतरण, दूसरी भाषा समाज के साथ अनुकूलित रूप लिए हुए क्लोनिंग के आयाम भी शामिल हैं। ये सभी आयाम रूपांतर को विशिष्टता प्रदान करते हैं, उसे अनुवाद की विशिष्ट विधा बना देते हैं। एक विशिष्ट विधा के रूप में रूपांतरण अनुवाद की सीमित सुनिश्चित परिभाषा से अलग अस्तित्व वाला सिद्ध होता है। रूपांतरण के इन विभिन्न और व्यापक स्तरों के कारण स्रोत भाषा पाठ की जब लक्ष्य भाषा में प्रस्तुति होती है तो वह अक्षरशः वास्तविक अनुवाद नहीं रह जाता। रूपांतरित पाठ छायानुवाद, अनुसृजन और अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद आदि बनकर मूल भाषा और प्रतिपाद्य विषय को दूर तक ले जा सकता है, या फिर परिवर्तन स्थानीयकृत रूप में देशी रचना प्रतीत हो सकती है। और यदि मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में विनियोगीकरण किया गया हो तो अभिगृहीत रचना नया पाठ तक का रूप लिए हुए हो सकती है।
जबकि वास्तविक अनुवाद कर्म के केंद्र में एक स्रोत पाठ तथा उसका प्रतिपाद्य होता है तथा उसका ता जिसे दूसरी भाषा में अर्थ और शैली के स्तर पर यथासंभव समतुल्य प्रस्तुत करना होता है। अगर अनुदित पाठ अर्थ के धरातल पर मूल से दूर हो जाए, वह मूल की छाया का आभास मात्र कराने वाला हो या फिर स्रोत भाषा मौलिक पाठ से इतर नया अनुसृजित रिक्रिएटेड पाठ हो जाए, तो वह लक्ष्य भाषा में रूपांतरित भले ही कहलाएगा, लेकिन वह वास्तविक अनुवाद नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि अनुवाद की तुलना में रूपांतरण विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। इस कारण रूपांतरण को अनुवाद के एक प्रकार के रूप में स्वीकार किया जाता है, विशिष्ट विधा माना जा सकता है, लेकिन इसे अनुवाद शब्द के पर्याय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ट्रांसलेशन वास्तविक अनुवाद केंद्रित होता है, न कि परिवर्तनों से युक्त एक नया स्वतंत्र पाठ। 5.5 अनुवाद के एक प्रकार के रूप में रूपांतरण अर्थ स्वरूप और आयाम अनुवाद के एक प्रकार के संदर्भ में रूपांतरण का अर्थ है मूल कृति के रूप को बदलकर लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना। लेकिन रूप के अंतरण की इस प्रक्रिया में रचना के मूल को आहत नहीं होने दिया जाता। अनुवाद के इस प्रकार विशेष में अनुवादक अथवा रूपांतरणकर्ता भाव शैली और संदेश आदि की दृष्टि से मूल कृति के समग्र रूप को अपनी सुविधा अभिरुचि विधा या फिर आवश्यकता के अनुसार बदलकर लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करता है। कृति के रूप का यह अंतरण भाषिक विषयवस्तु विधा अर्थ और लक्ष्य भाषा में देशीकरण तथा विनियोगीकरण जैसे विभिन्न स्तरों पर होता है। उदाहरण के लिए जैसे मूल सामग्री को संक्षिप्त रूप में पाठ रूप में ही प्रस्तुत करना या फिर उसे विस्तार प्रदान करना, उसे सरल अथवा कठिन बना देना या फिर पाठ रूप को मंचीय प्रस्तुति अथवा स्क्रीन बटा फिल्म में अंतरित करना। इसके अलावा स्रोत भाषा की रचना के नाम स्थान तथा सांस्कृतिक परिवेश को लक्ष्य भाषा तथा उसकी संस्कृति के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत करना भी रूपांतरण के अंतर्गत शामिल है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों को यदि हिंदी में नाट्य रूप में ढाल दिया जाए तो वह अनुवाद होगा, और यदि उन नाटकों का प्रारूपिक स्थानीयकरण विनियोगीकरण आदि रूपांतरण के विभिन्न स्तरों में से किसी भी स्तर पर जरूरी बदलाव करते हुए उन्हें हिंदी भाषी समाज के अनुकूल समायोजित करके प्रस्तुत करें, तो वह अनुवाद के प्रकार विशेष अर्थात रूपांतरण की श्रेणी में परिगणित किया जाएगा। जैसे किसी विदेशी भाषा की रचना के नाम स्थान तथा सांस्कृतिक परिवेश को लक्ष्य भाषा तथा उसकी संस्कृति के अनुरूप ढालकर उसे रूपांतरित कर देना। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के रूपांतरण में नाटक का नाम बदलकर दुर्लभ बंधु किया और साथ ही उसके पात्रों के अंग्रेजी नामों को बदलकर उनका ध्वनिगत सामय रखते हुए भारतीयकरण कर दिया है। जैसे एंटोनियो अनंत बसानियो बसंत पोर्शिया पुरुश्री सलेरियो सरल शाइलॉक शैलाक्ष नेरिसा नरश्री वेनिस वंशपुर बेलमोंट बिल्वमठ ड्यूक मंडलेश्वर आदि। मूल नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का हाथ पाने के लिए कई देशों के युवक आते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रूपांतरित दुर्लभ बंधु में पुरुश्री का हाथ पाने अंग बंग आदि विभिन्न भारतीय प्रांतों से ही लोगों को प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में मूल एवं अनुवाद का निम्नलिखित उदाहरण देखिए, जिसमें फैल्कॉन ब्रिज को ब्रजपालक एवं इंग्लैंड को अंगदेश का नाम दे दिया। नेरिस्सा व्हाट से यू देन टू फैल्कॉन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड नरश्री अच्छा अंगदेश के नवयुवक धनी ब्रजपालक को आप क्या कहती हैं। नाटक में परिवर्तन का स्तर लैटिन फ्रेंच इटालियन और अंग्रेजी भाषाओं के स्थान पर हिंदी ब्रजभाषा मारवाड़ी और मैथिल नाम दिए। इसी प्रकार नाटक में यूरोपीय पोशाकों का स्थान भारतीय पोशाकों को प्राप्त है। वास्तव में दुर्लभ बंधु नाटक में परिवर्तन के इस प्रकार के विविध आयाम रूपांतरण को न केवल विशिष्टता प्रदान करते हैं, बल्कि इसे अनुवाद की विशिष्ट विधा बना देते हैं और इसे संपन्न करने वाले अनुवादक को रूपांतरकार का दर्जा देते हैं।
लेकिन हमें रूपांतरण की मूलभूत अवधारणा के इस पक्ष की ओर भी ध्यान देना होगा कि मूल सामग्री में रूप का यह अंतरण एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार्य होता है। अगर रूपांतरण के नाम पर मूल में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे मूल रचना की पहचान ही खत्म हो जाएगी और तब उसे रूपांतरित कृति नहीं कहा जा सकेगा, वह छायानुवाद बन जाएगा। वस्तुतः मूल को अपने देश, संस्कृत समाज के अनुरूप ढालते हुए रूपांतरित करने के बावजूद उसके मूल कथ्य, धारणा और प्रभाव में बदलाव लाना रूपांतरण में स्वीकार्य नहीं है। एक विशिष्ट विधा के रूप में रूपांतरण अनुवाद की सीमित सुनिश्चित परिभाषा से अलग अस्तित्व वाला सिद्ध होता है। रूपांतरण के इन विभिन्न और व्यापक स्तरों के कारण स्रोत भाषा पाठ की जब लक्ष्य भाषा में प्रस्तुति होती है तो वह अक्षरशः वास्तविक अनुवाद नहीं रह जाता। रूपांतरित पाठ छायानुवाद, अनुसृजन और अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद आदि बनकर मूल भाषा और प्रतिपाद्य विषय को दूर तक ले जा सकता है। या फिर परिवर्तन स्थानीयकृत रूप में देशी रचना प्रतीत हो सकती है। और यदि मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में विनियोगीकरण किया गया हो तो अभिगृहीत रचना नया पाठ तक का रूप लिए हुए हो सकती है। जबकि वास्तविक अनुवाद कर्म के केंद्र में एक स्रोत पाठ तथा उसका प्रतिपाद्य होता है, जिसे दूसरी भाषा में अर्थ और शैली के स्तर पर यथासंभव समतुल्य प्रस्तुत करना होता है। अगर अनुदित पाठ अर्थ के धरातल पर मूल से दूर हो जाए, वह मूल की छाया का आभास मात्र कराने वाला हो या फिर स्रोत भाषा मौलिक पाठ से इतर नया अनुसृजित रिक्रिएटेड पाठ हो जाए तो वह लक्ष्य भाषा में रूपांतरित भले ही कहलाएगा, लेकिन वह वास्तविक अनुवाद नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि अनुवाद की तुलना में रूपांतरण विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। इस कारण रूपांतरण को अनुवाद के एक प्रकार के रूप में स्वीकार किया जाता है, विशिष्ट विधा माना जा सकता है। लेकिन इसे अनुवाद शब्द के पर्याय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि ट्रांसलेशन वास्तविक अनुवाद केंद्रित होता है, न कि परिवर्तनों से युक्त एक नया स्वतंत्र पाठ। यहाँ प्रश्न यह भी उभरता है कि विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन के कारण क्या अनुवाद कर्म की तुलना में रूपांतरण सरल कार्य है? ऐसा नहीं है। इसका उत्तर यह है कि तात्विक दृष्टि से अनुवाद और रूपांतरण दोनों ही भाषाओं के अंतरण संबंधी कौशल कर्म से युक्त गतिविधियां हैं। दोनों में समानता का एक आयाम यह भी है कि इन्हें निष्पादित करने वालों, अनुवादकों अथवा रूपांतरणकर्ता में विशेष निपुणता की आवश्यकता होती है। किंतु यह भी सही है कि इन दोनों कर्मों के लिए अलग-अलग अपेक्षाएं होती हैं। इसके अलावा इनके मानक और कसौटियां भी अलग-अलग हैं। इसलिए इनका अलग-अलग अस्तित्व भी है। रूपांतरणकर्ता को मूल कृति के समग्र रूप को अपनी सुविधा, अभिरुचि, विधा या फिर आवश्यकता के अनुसार बदलने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन अनुवादक को यह स्वतंत्रता नहीं होती, वह कथ्य में परिवर्तन नहीं कर सकता। रूपांतरण की स्थिति में अनुवादक लेखक के अर्थ, भाव अथवा विचार को तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसे नए ढंग से और नए सांचे में ढालकर पुनर्लेखन करता है। संभवतः इसीलिए कतिपय विद्वान रूपांतरण को अनुवाद से सरल मानते हैं। लेकिन रूपांतरण कोई सरल कार्य नहीं है। रूपांतरकार को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के ज्ञान के साथ साथ मूल में चित्रित देश, समाज, सामाजिक सांस्कृतिक अर्थछटाओं आदि का स्पष्ट बोध होना आवश्यक है। इसके अलावा रूपांतरकार को मूल में व्यक्त परिवेश को लक्ष्य भाषी परिवेश के अनुरूप ढालते हुए प्रतिरूपित करने की कल्पना शक्ति से संपन्न होना भी जरूरी है। इस दृष्टि से रूपांतरण को प्रतिरूपण भी कहा जा सकता है। अत्यंत निपुणता की अपेक्षा रखने वाला यह काम अर्थात रूपांतरण अनुवाद कला से कम दुष्कर नहीं है। इस संदर्भ में और अनुवादक एवं रूपांतरणकर्ता की भूमिका के बारे में प्रतिष्ठित गुजराती कवि, नाटककार तथा कथाकार गुलाबदास ब्रोकर ने बड़ी मार्के की टिप्पणी की है कि अनुवाद ट्रांसलेशन और रूपांतर एडैप्टेशन
दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कला हैं। दोनों में ही अत्यंत निपुणता की आवश्यकता है। अनुवादक और रूपांतरणकर्ता दोनों ही कभी कभी कठिन समस्याओं में फंस जाते हैं। कभी अनुवाद दुष्कर लगता है तो कभी रूपांतर निष्पक्ष करने में अधिक कौशल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है तो कभी अनुवाद में। किंतु इस प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां प्रायः सभी कलाओं के साथ हैं। कलाओं की श्रेष्ठता के प्रतिमान भी अलग अलग हैं। अनुवाद अंक 42 प्री 59। इसी के साथ साथ गुलाबदास ब्रोकर ने भाषांतरण और अनुवाद की सार्थक तुलना भी की है। उनके ये विचार खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं कि एक भाषा की किसी कृति को अन्य भाषा की धरती पर इस प्रकार रोक देना कि वह विदेशी न ज्ञात हो सके रूपांतरणकर्ता की पहली समस्या है। यह कार्य सरल नहीं है। इसके लिए रूपांतरणकर्ता को न केवल दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, बल्कि मूल कृति में चित्रित स्थान की परंपरा, प्रथा, आचरण और सामाजिक मान्यताओं आदि का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने स्थान और अपने जनों का। इस ज्ञान के अतिरिक्त उसकी कल्पना शक्ति भी इतनी विशद होनी आवश्यक है कि वह अपने परिवेश में चरित्रों का प्रतिरूपित कर सके। रूपांतर वस्तुतः प्रतिरोपण ही है। पौधे को विदेशी धरती से उखाड़कर निजी धरती पर अपनी धरती और जलवायु के अनुरूप ढाल लेना ही है। इसके लिए अत्यंत कुशल, कोमल, सावधानीपूर्ण, ममतामय देखभाल की आवश्यकता है। इसके विपरीत बहुत से मामलों में मुक्त, स्पष्ट और निष्कपट अनुवाद में मूल के सौंदर्य और लालित्य के साथ साथ मूल के विदेशीपन को भी सुरक्षित रखा जाता है। रूसी से अनुदित कहानी पूर्णतया रूसी ही लगनी ही चाहिए, अन्यथा उसे अच्छा अनुवाद नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि अनुवादक अपनी भाषा में लिखी किसी चीज को प्रस्तुत करने की बजाय उस चीज की प्रस्तुति कर रहा है जिसे मूल लेखक ने, यदि वह अनुवादक की जगह होता तो अनुवाद की भाषा में लिखा होता। अनुवाद अंक 42 प्री 59 से 60 5.6 रूपांतरण की आवश्यकता क्यों? रूपांतरण का अभिप्राय जीव विज्ञान, समाजशास्त्र आदि में इस शब्द के प्रयोग की व्याप्ति, अनुवाद में इसका पर्याय और प्रकार, विशेष के रूप में संदर्भ पर की गई चर्चा यह प्रश्न भी उठाती है कि रूपांतरण का औचित्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्या लाभ है, किसी भी साहित्यिक रचना के रूपांतरण के स्थान पर अनुवाद क्यों नहीं, आदि। अब तक किए गए अध्ययन से आपको यह स्पष्ट है कि भाषा के जरिए अभिव्यक्ति प्राप्त कथ्य को ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में मुख्यतः दूसरी भाषा में अंतरित किया जाना होता है। लेकिन किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्द, उनके पर्याय, अर्थ, व्यंजना और विन्यास आदि मात्र ही अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, बल्कि इससे स्रोत भाषा, प्रयोक्ता संस्कृति का संप्रेषण भी होता है। इन सभी को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों अर्थांतरित अर्थात अर्थ संप्रेषित करना संभव नहीं होता। इसलिए अंतरित रचना का भाव संसार मूलवत नहीं होता। यह भी सही है कि भाषांतरण की प्रक्रिया में जो रूपांतरण होता है वह मूल की तुलना में थोड़ा कम अथवा ज्यादा ही हो पाता है। इसलिए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान इसमें मूल का छूट जाना या फिर कुछ जुड़ जाना स्वाभाविक ही नहीं, अपरिहार्य भी होता है। लेकिन यह अनुवादक की प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास से ही संभव हो पाता है कि अंतरण की प्रक्रिया में मूल का न्यूनतम छूटे या जुड़े। इसलिए अनुदित रचना के जरिए जो कुछ लक्ष्य भाषा में परोसा जाता है उनमें से ज्यादातर में मूल रचना के सौंदर्य और लालित्य के साथ साथ मूल के विदेशीपन को भी सुरक्षित रखा जाता है। इस कारण अनुदित रचना लक्ष्य भाषा में विदेशी कथानक को देशी परिवेश में प्रस्तुत करने या उसे अपने भाषा समाज पर थोपने तक की आशंका बनी रहती है। इसलिए यह स्वीकार किया जाता है कि हर कृति का यथावत अनुवाद संभव नहीं है। उदाहरण के लिए टेनेसी विलियम्स के किसी भी नाटक में पिता का पात्र निभा रहा कलाकार अपने पौत्रों, पुत्र के लड़कों
और बहुओं तक के सामने अपने पुत्र के यौन संबंधों के बारे में खुलकर बातचीत कर सकता है। लेकिन आज के भी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में इस प्रकार की बातचीत या चर्चा करने के बारे में कल्पना करना भी असंभव है। इसलिए नाटक का लक्ष्य भाषा में अनुवाद या रूपांतरण करते समय मूल के प्रसंग, देश काल के आलोक में विशेष प्रकार के समायोजन के धरातल पर उपचारित किए जाने की अपेक्षा रखते हैं। विद्यासागर ने शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1869 का भृत्यविलास शीर्षक से बांग्ला अनुवाद करते समय इसी प्रकार की समस्या को अनुभव करते हुए अनुवाद करने के स्थान पर भारतीयकरण करने की प्रक्रिया को अपनाया। नाटक को भारतीय दर्शकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसके शीर्षक, स्थानों के नाम आदि विदेशी तत्वों को बड़ी सावधानी से हटा दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने पश्चिमी रीति रिवाजों को भारतीय रीति रिवाजों के साथ बदल दिया। जैसे द कंपन बर्नस द पिंक फॉल्स द स्पिट प्रसंग को हटा दिया क्योंकि यह हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं के अनुकूल नहीं था। इसी प्रकार मीट इज कोल्ड के स्थान खाद्य सामग्री भोजन का प्रयोग किया क्योंकि इसका शब्दानुवाद भिन्न अर्थ की ओर संकेत कर सकता है। यही स्थिति शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रीयू के तमिल अनुवाद में चुंबन और मद्यपान के उत्सव के कुछ दृश्यों को हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय समाज में प्रचलित कुम्मी और कोलाट्टम नामक घरेलू खेल में बदल दिए गए थे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल पाठ की अंतर्वस्तु को स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रूपांतरित करते समय कई स्तरों और संदर्भों में समायोजन किया जा सकता है। समायोजन के रूप में इस प्रकार का उपचार प्रसिद्ध जापानी फिल्मकार कुरोसावा के प्रयासों के रूप में तब नजर आता है जब वे शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का जापान की समुराई संस्कृति में बनाई फिल्म थ्रोन ऑफ ब्लड 1957 और मैक्सिम गोर्की की लोअर डेप्थ्स के आधार पर जापानी गरीबी पर आधारित फिल्म लोअर डेप्थ्स के रूप में अपनाते हुए करते हैं। शेक्सपियर की नाट्य कृति मैकबेथ का कथानक 17वीं शताब्दी के सामंती यूरोप पर आधारित है, तो गोर्की का लोअर डेप्थस भी 20वीं शताब्दी में रूस में व्याप्त गरीबी और सामाजिक गंदगी पर। वहीं कुरोसावा ने इन दोनों रचनाओं के आधार पर निर्मित दोनों फिल्मों को अपने देशकाल अर्थात जापान के 17वीं 19वीं शताब्दी के तोकुगावा 17वीं 19वीं शताब्दी के संदर्भ में समायोजित करते हुए फिल्माया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुरोसावा के द्वारा साहित्यिक रचनाओं के रूपांतरण में साहित्य का सिनेमा के रूप में प्रस्तुति के द्वारा माध्यम के स्तर पर रूपांतरण किया है और साथ ही अंतर्वस्तु के स्तर पर भी। इसलिए अनुदित रचना के द्वारा विदेशी कथानक को लक्ष्य भाषी परिवेश पर थोपने जैसे आक्षेपों का जवाब रूपांतरण में नजर आता है। जब हम रूपांतरण की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि यह भिन्न भाषा में रचित साहित्य रूपी पौधे को उस भाषा की धरती से उखाड़कर लक्ष्य भाषा की धरती पर और स्थानीय जलवायु परिवेश के अनुरूप ढालते हुए लगा लेना है। रूपांतरण के तौर पर और लक्ष्य भाषी और देशी स्थानीय संस्कृति में आबद्ध रची पची और न्यायसंगत तौर पर प्रतिरोपित रचना अपनी लगती है। उसमें विदेशीपन की गंध नहीं होती। इस प्रकार के प्रतिरोपण से लक्ष्य भाषा में विदेशी कथानक की देशी प्रस्तुति करने या उसे अपने भाषा समाज पर थोपने का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। यह भी सही है कि रूपांतरित रचना मूल के समान स्थानीय संदर्भ में भी मानव मर्म के मन को छू लेने और स्पंदित करके इतर भाषी समाज के रसास्वादन का निमित्त बनती है। इस तरह की न्यायसम्मत प्रतिरोपित रचना अन्य भाषा समाज संस्कृति तक पहुंचकर विस्तार प्राप्त करती है। लक्ष्य भाषी समाज उसके रूपांतरित संस्करण से अवगत हो जाता है। अन्य भाषा भाषी संस्कृति परिवेशगत कठिन संदर्भों के यथोचित रूपांतर से लक्ष्य भाषा के सामान्य पाठक लाभान्वित होते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें स्रोत भाषा भाषी समाज के श्रेष्ठ साहित्य की सार्थक जानकारी मिलेगी और मूल के प्रति अभिरुचि भी जागृत होगी।
स्वाभाविक है कि इससे लक्ष्य भाषी पाठक वर्ग को अनुदित या फिर मूल रचना पढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आवश्यकता को इन्हीं कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रूपांतरण के औचित्य 3 विविध परिप्रेक्ष्यों से देखा जाना चाहिए। 5.7 रूपांतरण में समतुल्यता का प्रश्न। जब हम रूपांतरण को अनुवाद का एक प्रकार विशेष मानकर चलते हैं तो स्वाभाविक है कि उसे अनुवाद की कसौटियों के संदर्भ में भी परखने के प्रश्न पर विचार करना होगा। अनुवाद की आम तौर पर स्वीकार्य कसौटी समतुल्यता पर आधारित है, यानी अनुवाद की अवधारणा के अंतर्गत स्रोत भाषा पाठ के कथ्य बटा संदेश और अभिव्यक्ति शैली की लक्ष्य भाषा में निकटतम समतुल्य प्रस्तुति शामिल है। यह अनुदित पाठ को क्लोसेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट निकटतम सहज समतुल्य अस्तित्व प्रदान करती है, क्योंकि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में समान रूप से प्रस्तुत करना कठिन होता है। सच्चाई यह है कि दो भाषाओं की संरचना, प्रकृति, व्याकरण, शब्द संयोजक, पर्याय, शैलीगत अंतर, सामाजिक सांस्कृतिक तत्व आदि कठिनाई पैदा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुवाद मूल के निकट बटा निकटतम तो हो सकता है, परंतु उसमें मूल की सभी बारीकियां 100% नहीं आ सकती। इसलिए नायडा ने अर्थ और शैली दोनों को महत्व देने के बावजूद उनमें से अर्थ कथ्य की समतुल्यता को प्रमुखता दी है। यानी नाडा को अभिव्यक्ति शैली के स्तर पर लक्ष्य भाषा में समतुल्यता बनाए रखने की गौण स्थिति स्वीकार्य है, अर्थ को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि विषयवस्तु की तुलना में शैली गौण है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। Meaning must be given priority, though style is secondary to content, it is nevertheless important। समतुल्यता की इस कसौटी पर परखें तो रूपांतरण में कथ्य और अभिव्यक्ति भले ही गौण का निकटतम समतुल्य बने रहना संदिग्ध नजर आता है। विधा, माध्यम या प्रारूप आदि के स्तर पर परिवर्तन करने या फिर मूल पाठ का स्थानीयकरण बटा विनियोगीकरण करते समय समतुल्यता को बनाए रखना लगभग असंभव है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विदेशी भाषा संस्कृति की साहित्यिक रचना के सौंदर्य, लालित्य और मूल के विदेशीपन को लक्ष्य भाषा में उसी सौंदर्य, लालित्य के साथ किंतु देशीपन में प्रस्तुत किया जाए तो वह अनुवाद न होकर रूपांतरण कहलाएगा। स्पष्ट है कि रूपांतरण की प्रक्रिया में रूपांतरणकर्ता विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन समायोजन करता है, जबकि अनुवाद कर्म में मूल के सौंदर्य और लालित्य के साथ साथ उसके विदेशीपन को बनाए रखना भी अपेक्षित होता है। लक्ष्य भाषा पाठ का मूल की खुशबू से सुरभित होना अनिवार्य होता है। इसलिए अनुवाद की तुलना में हर कृति का रूपांतरण संभव नहीं है। समतुल्यता की कसौटी अनुवाद और रूपांतरण में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचती है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि रूपांतरण में समतुल्यता संभव ही नहीं। रूपांतरण में यह समतुल्यता केवल तभी संभव हो सकती है जब कथ्य या कथावस्तु में सार्वभौमिकता और सार्वकालिकता हो। उस स्थिति में कृति के मूल भाव को बनाए रखते हुए उसे विश्व के किसी भी पात्र अथवा देश, काल, परिवेश आदि में परिवर्तित करते हुए ढाला जा सकता है, किंतु स्थानीयता से संपन्न मूल कृति का रूपांतरण असंभव अथवा बहुत अधिक कठिन कार्य है। 5.8 रूपांतरण मूल सृजन या कृत्रिम कार्य, व्यापार। रूपांतरण की प्रक्रिया में मूल पाठ का भाषा और कथ्य के स्तर पर अंतरण तो होता ही है, उसके रूप, विधा और माध्यम में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा मूल पाठ को स्थानीयकृत रूप दे देना या फिर विषयवस्तु को लक्ष्य भाषा में अभिगृहित कर लेना जैसे आयाम भी शामिल होते हैं। साहित्य की उपन्यास, कहानी, कविता आदि विधाओं में रचित साहित्य को फिल्म, टीवी सीरियल या फिर रंगमंच जैसे माध्यमों के लिए रूपांतरित करने के अनेक उदाहरण मौजूद हैं, किंतु रूपांतरण के द्वारा किसी भी रचना को अपेक्षाकृत अधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से उसी भाषा के या फिर अन्य भाषाभाषियों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास रहता है। रूपांतरण सरीखे इस प्रकार प्रयास से पूर्वनिर्मिति की पुनर्निर्मिति हो जाती है, पूर्व लिखित रूप का पुनर्लेखन हो जाता है और इसका आधार होता है
मनोनुकूलता अथवा अपने देश काल की आवश्यकता। परिवर्तन के इन विविध आयामों और संदर्भों के कारण एक विवादित प्रश्न यह उभरता है कि क्या रूपांतरण को मूल सृजन माना जाए अथवा कृत्रिम कार्य। व्यापार रूपांतरण के रूप में किसी भी रूप, विधा और माध्यम से संबंधित रचना को अपनी पसंद अथवा देशकाल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्मित करना या पुनर्लिखित करने के कारण इसमें पुनःपन की उपस्थिति तो नजर आती है, लेकिन उसमें नवनिर्माण अथवा कहा जा सकता है कि नव लेखन का अभाव होता है। पुनर्निर्माण या पुनर्लेखन का पक्ष रूपांतरण को मूल रचना की प्रतिकृति बना देता है या बनाने की दिशा में प्रयास हो जाता है, लेकिन उसे मौलिक सृजन का सम्मान नहीं दिला सकता। हालांकि यह सही है कि हमारे सामने आए के नारायण के उपन्यास दी गाइड को रूपांतरित करके बनी हिंदी फिल्म गाइड तथा फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम के आधार पर बनी हिंदी फिल्म तीसरी कसम मौलिकता, मूल सृजन का एहसास कराने वाले रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। किंतु बर्फी जैसी फिल्म का उदाहरण भी मौजूद है जिस पर यह आक्षेप लगाया गया कि इसमें पहले की फिल्मों के समान कुछ दृश्य चरित्र शामिल हैं और अभिनय की नकल है। दुखद स्थिति तो यह रही कि बर्फी फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित की जाने वाली फिल्म की सूची से बाहर कर दिया गया था। वास्तविकता यह है कि रूपांतरण की प्रक्रिया में रचना के मूल को आहत नहीं होने दिया जाता। ऑक्टेवियो पॉज जैसे कुछ विद्वानों ने यह भी स्वीकार है कि कोई भी रचना अपनी मूल प्रकृति में मौलिक नहीं होती। ऑक्टेवियो पॉज का कहना है कि कोई भी रचना अपने आप में मूल नहीं होती बल्कि वह स्वयं भी एक अनुवाद ही होती है। उनके विचार को और अधिक स्पष्टता से देखा जाए तो किसी साहित्यिक कृति का स्वयं में मौलिक होने के बावजूद उसमें अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं के कुछ दृश्य, घटनाएं, चरित्र अथवा संवाद आदि का जाने अनजाने समावेश परिलक्षित किया जा सकता है। यही स्थिति और परिप्रेक्ष्य रूपांतरण में भी नजर आता है। किसी साहित्यिक कृति को रूपांतरित करते हुए बनाई जा रही फिल्म का निर्माता अपनी निजी सोच समझ, अपनी स्थितियों, परिस्थितियों, समाज, संस्कृति और परिवेश के अनुसार उसमें कुछ नए चरित्र जोड़ता है, कुछ घटाता है या गढ़ता है, कुछ नई कहानियां बुनता है और कुछ नए दृश्य संकलित करता है जो उस मूल उपन्यास आदि साहित्यिक कृति में नहीं होते। इसे स्पष्ट करने के लिए हम हॉलीवुड की फिल्म मेमेंटो और उसके भारतीय रूपांतरण का उदाहरण ले सकते हैं। मेमेंटो फिल्म रूपांतरित करके पहले तमिल भाषा में बनाई गई थी और फिर उसके गजनी नाम से हिंदी में बनी। विशेष बात यह है कि मूलतः मेमेंटो का रूपांतरण होने के बावजूद गजनी एक अलग फिल्म नजर आती है। गजनी में कई ऐसे दृश्य और सीक्वेंस हैं जो मेमेंटो में नजर नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए नायक और नायिका का प्रेम प्रसंग, गाने और कुछ नए चरित्रों की मौजूदगी आदि। कहने का अभिप्राय यह है कि रूपांतरित होकर गजनी मूलतः एक हिंदी फिल्म बनकर दर्शकों के सामने आती है। उसे देखकर कतई यह नहीं लगता कि अमेरिकी परिदृश्य की कहानी है। अगर उपन्यास के रूपांतरण संबंधी कोई जानकारी न हो तो किसी को भी फिल्म यही लगेगा कि यह भारतीय परिवेश की कहानी पर आधारित फिल्म है। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें अमेरिकी परिदृश्य वास्तविक अर्थों में रूपांतरित होकर भारतीय परिवेश में अनुदित हुआ है। इसी तरह से हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी की तर्ज बॉलीवुड में भी एक साथ दो फिल्में बनी। इनके नाम हैं अग्निसाक्षी और दरार। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं। हॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता रहा है कि किसी सफल और मशहूर विदेशी फिल्म के कथानक को देशी जामा पहनाकर फिल्मा लिया गया हो। इस संदर्भ में उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध जापानी फिल्म द सेवन समुराई का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके आधार पर हॉलीवुड में द मैग्निफिसेंट सेवन बनाई गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि रूपांतरण की प्रक्रिया में विविध आयामों को किस तरह से अनुदित किया जाता है। यहाँ रूपांतरण केवल फॉर्म तक ही सीमित न होकर भाषा,
कथ्य विषयवस्तु, विधा और अर्थ के अंतरण से संबंधित होता है। इस दृष्टि से रूपांतरण के अंतर्गत मुख्य तौर पर भाषिक रूपांतरण, लिंग्विस्टिक एडेप्टेशन, विषयवस्तुपरक रूपांतरण, थेमैटिक एडेप्टेशन, विधात्मक अंतरण, प्रारूपिक अंतरण, फॉर्मेट एडेप्टेशन के साथ साथ अर्थपरक अंतरण, सेमियोटिक ट्रांसफरेंस शामिल है। केवल यही नहीं, रूपांतरण की प्रक्रिया में विषयवस्तु का रूपांतर भी व्यापक अर्थ संदर्भ लिए हुए है। इसके अंतर्गत विषयवस्तु के स्तर पर रचना का देशीकरण, डोमेस्टिकेशन करना या फिर उसका अपनी भाषा में विनियोगीकरण, एप्रोप्रिएशन जैसे पक्ष भी शामिल हैं। वास्तव में कोई भी सफल रूपांतरित रचना यह संकेत देती है कि रूपांतरण एक भाषा की सोच, समाज, संस्कृति और पूरी परंपरा को दूसरी भाषाभाषियों की सोच, समाज, संस्कृति और परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अंतरण तक व्याप्त है। यह केवल भाषांतरण मात्र नहीं होता है, विचारांतरण भी होता है। वास्तविक मर्म का अपने परिवेश के अनुकूल संपूर्णता में अंतरण होता है। 5.9 रूपांतरणकर्ता के लिए अपेक्षित गुण। अब तक की गई चर्चा के आलोक में रूपांतरणकर्ता के लिए अपेक्षित कुछ गुणों की ओर संकेत करना भी उपयुक्त होगा। अनुवाद और रूपांतरण संबंधी काम करने वालों को स्रोत और लक्ष्य भाषाओं के साथ साथ विषय विशेष, उसकी पारिभाषिक शब्दावली तथा गहन व्यापक जीवनानुभव तथा लोक ज्ञान का होना तो आवश्यक है ही, साथ ही दोनों भाषाओं की संस्कृतियों का सम्यक बोध भी जरूरी है। यदि किसी सर्जनात्मक कृति का अनुवाद या रूपांतर किया जा रहा हो तो अनुवादक का सर्जनात्मक प्रतिभा एवं कल्पना शक्ति से न केवल संपन्न होना जरूरी होता है, बल्कि उसमें पारंगत होना भी आवश्यक होता है। उसे कृति से स्वयं को निर्वैयक्तिकता की मनोभूमि पर खड़े रहकर मूल रचना को आत्मसात करते हुए रचनाकार के साथ तादात्म्य स्थापित करना होता है। अपनी इसी विशद, पारंगत सर्जनात्मक प्रतिभा एवं कल्पना शक्ति आदि गुणों के बल पर वह स्रोत भाषा के भाषिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को लक्ष्य भाषा, संस्कृति के देशकाल एवं परिवेश के अनुरूप ढालते हुए प्रतिरोपित कर पाने योग्य हो पाता है। रूपांतरणकर्ता में रंगमंचीय बोध, रंगमंचीयता या फिल्मीकरण करना जैसे लक्ष्य, विधा या माध्यम संबंधी अतिरिक्त गुण भी अपेक्षित है। विशिष्ट स्वरूप वाले इस प्रतिरोपण के लिए रूपांतरणकर्ता में विशेष किस्म के अनुभव कौशल की निपुणता की आवश्यकता होती है। इस बिंदु पर आकर रूपांतरणकर्ता की अनुवाद कौशल निपुणता वास्तविक अनुवाद कर्म के सापेक्ष ज्यादा गंभीर कार्य का रूप धारण कर लेती है। लेकिन इसके बावजूद अनुवादक और रूपांतरणकर्ता की कार्यकुशलता के मूलभूत आधार एक समान ही हैं। मूल रचना के भावबोध, कवित्व, कथानक, सामग्री, सौंदर्य, लालित्य आदि को लक्ष्य भाषी पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करना दोनों अनुवादक और रूपांतरणकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। 5.10 सारांश। प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि रूपांतरण, एडेप्टेशन से क्या अभिप्राय है। असल में रूपांतरण जीव विज्ञान और समाजशास्त्रीय संदर्भ से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी ज्ञान के इन क्षेत्रों में इसे व्यवहार में लाया जाता है। वहीं सर्जनात्मक कर्म के संदर्भ में यह एक विशेष आयाम लिए हुए है, तो माध्यम परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। ये आयाम रूपांतरण शब्द प्रयोग की व्याप्ति का संकेत करते हैं। लेकिन अनुवाद अध्ययन से संबंधित इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमारा सरोकार अनुवाद में रूपांतरण के व्यवहार को लेकर है। हालांकि कतिपय विद्वान अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में रूपांतर बटा रूपांतरण शब्द अपनाने की बात भले ही करते हों, लेकिन यह उसका सटीक पर्याय नहीं है। यह अनुवाद का एक प्रकार है, विधा है। इसलिए इकाई में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुवाद के एक प्रकार के रूप में रूपांतरण का अर्थ, स्वरूप और आयाम क्या हैं। रूपांतरण को अनुवाद की अनेक विधाओं में से एक विशिष्ट विधा के तौर पर स्वीकार किया जाता है। रूपांतरण किसी कृति आदि पर आधारित तो होता है,
लेकिन इसकी प्रक्रिया विशिष्ट स्वरूप वाली होती है। यह एक भाषा सामग्री का दूसरी भाषा में कोरा अंतरण मात्र न होकर विशेष सर्जनात्मकता की अपेक्षा रखता है। इस प्रक्रिया में रचना का कायाकल्प तक हो जाता है। इसीलिए इस अपेक्षा पर खरी उतरी रूपांतरित रचना नितांत मौलिक प्रतीत होती है। रूपांतरण पर अक्सर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि क्या यह मौलिक सृजन कर्म है या कृत्रिम कार्य व्यापार। इकाई में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है और अंत में आपको रूपांतरणकर्ता के लिए अपेक्षित गुणों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इनसे संपन्न कोई भी अनुवादक एक अच्छा रूपांतरणकर्ता बन सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।